स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, किसी भी क्षेत्र के ज्योग्राफिकल फीचर्स को समझना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ऐसा करने से हम उस रीजन के वेरियस फिजिकल, इन्वायरमेंटल और स्पेशल एस्पेक्ट्स की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग मिलती है। यह अंडरस्टैंडिंग हमें उस क्षेत्र के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक डायनामिक्स को भी समझने में हेल्प करती है। ज्योग्राफी हमें क्षेत्र की टोपोग्राफी, क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज और इकोसिस्टम को समझने में भी मदद करती है। यानी बिना किसी रीजन की ज्योग्राफी को समझे उस रीजन की अंडरस्टैंडिंग को अधूरा माना जा सकता है। आज हम ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट रीजन को समझने की कोशिश करेंगे। ये रीजन भारत की फाइनेंशियल कैपिटल का होम है। ये रीजन बॉलीवुड के गानों से लेकर गणपति विसर्जन के गीतों से साल भर चमचमाता रहता है। जी हाँ, हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम महाराष्ट्र के ज्योग्राफिकल फीचर्स को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले बात करें एब्सोल्यूट लोकेशन यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के टर्म्स में, तो महाराष्ट्र 15 डिग्री 44 मिनट टू 22 डिग्री 6 मिनट इन नॉर्थ लैटिट्यूड और 72 डिग्री 36 मिनट टू 80 डिग्री 54 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच लोकेटेड है। वहीं अगर रिलेटिव लोकेशन की बात करें यानी स्टेट के आसपास मौजूद स्टेट्स और यूटीज की, महाराष्ट्र नॉर्थ वेस्ट में यूटी ऑफ दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव और गुजरात से नॉर्थ में मध्य प्रदेश और ईस्ट में छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। वहीं से स्टेट के साउथ ईस्ट में तेलंगाना, सदर्न डायरेक्शन में कर्नाटका, साउथ वेस्ट में गोवा और वेस्ट में अरेबियन सी देखने को मिलता है। क्षेत्रफल यानी साइज के हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र स्टेट का टोटल एरिया 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो इंडिया के कॉम्पोजिशन में ऑलमोस्ट 9.4% है। एज पर सेंसस 2011 महाराष्ट्र अपने साइज के हिसाब से भारत का थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है और अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सेकंड लार्जेस्ट। महाराष्ट्र की लंबाई नॉर्थ टू साउथ 720 किलोमीटर और चौड़ाई ईस्ट टू वेस्ट करीब 800 किलोमीटर है। महाराष्ट्र का वेस्टर्न साइड एक कोस्टल रीजन है जो अरेबियन सी के साथ जुड़ता है। इसकी लेंथ 720 किलोमीटर है, जहां इस कोस्ट लाइन के साथ सह्याद्री माउंटेन रेंजेस ये वेस्टर्न घाट्स बॉर्डर बनाती हैं। सिमिलरली ऐसे ही नेचुरल बॉर्डर का फॉर्मेशन नॉर्थ में सतपुड़ा हिल्स और ईस्ट में भारमगढ़, चिरोली, गायखुरी जैसी रेंजेस करती हैं। दोस्तों, इंडिया को मेजरली 6 डिवीजन में डिवाइड किया जाता है: माउंटेन, प्लेन, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन, आइलैंड और फाइनली पेनिनसुलर प्लेटू। इस क्लासिफिकेशन के रिस्पेक्ट में महाराष्ट्र पेनिनसुलर प्लेटू मेजरली डेक्कन ट्रैप और कोस्टल प्लेन्स के फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूट होता है। वहीं अगर सिर्फ महाराष्ट्र की ही रिलीफ की बात करें तो ये मेजरली 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है: वेस्टर्न घाट्स या सह्याद्री माउंटेन रेंजेस, डेक्कन प्लेटू रीजन, कोंकण कोस्टल प्लेन। सबसे पहले बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स या सह्याद्री माउंटेन रेंजेस की। ये डेक्कन प्लेटू के इरोडेड और फोल्डेड माउंटेन रेंजेस हैं। इस रेंज की एवरेज ऊंचाई 1000 से 1200 मीटर मीन सी लेवल के ऊपर होती है। सह्याद्री माउंटेन रेंज अरेबियन सी से पैरेलल दौड़ती है। इसकी मुख्य डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है और इसके कई इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, जैसे कि सतमाला, अजंता, हरीशचंद्रा, बालाघाट और महादेव माउंटेन्स। इस रेंज का हाईएस्ट माउंटेन कलसुबाई है, जो 1650 मीटर की ऊंचाई पर है। हालांकि पूरी वेस्टर्न घाट की बात करें तो रेंजेस की सबसे ऊंची पीक अनाईमुड़ी है, जिसकी हाइट 2695 मीटर है, जो कि हमें केरला में देखने को मिलती हैं। महाराष्ट्र की अधिकांश नदियां सह्याद्री से निकलती हैं, जो वेस्ट और ईस्ट की ओर बहने वाली नदियों को उत्पन्न करने के लिए जल विभाजन या वाटर डिवाइड का काम करती हैं। ये रेंजेस कई माउंटेन पासेस से भी घिरे हुए हैं, जैसे थाल, बोर, कुंभारली, अंबा, होंडा और अम्बोली, जो प्राचीन समय से ट्रैवलिंग पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ हाई बायोडाइवर्सिटी है, इसलिए इसे वन ऑफ इंडियाज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है। यही माउंटेन रेंज महाराष्ट्र को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, एक वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप जिसे कोंकण कहा जाता है, तो वहीं ईस्टर्न डेक्कन प्लेटू जिसे देश कहा जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें डेक्कन प्लेटू के ओरिजिन को समझना पड़ेगा। दोस्तों, डेक्कन प्लेटू का निर्माण करोड़ों साल में एक जियोलॉजिकल साइकिल के अनफोल्ड होने से हुआ है। इसका आरंभ क्रिटेशियस युग के दौरान होने वाले ज्वालामुखी गतिविधियों से हुआ, जिससे बैलिस्टिक लावा की परत बनी, जिसे आज डेक्कन ट्रैप्स के रूप में जाना जाता है। साथ ही टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से इस प्लेटू की हाइट इंक्रीज हुई है। समय के साथ रिवर्स द्वारा इरोजन से डेक्कन प्लेटू की सरफेस डेवलप हुई।
इसके साथ ही जियोलॉजिकल फॉल्टिंग ने फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स और वैलीज का निर्माण किया। इस तरह ज्योग्राफिकल प्रोसेस, वोल्केनिक इरप्शंस, टेक्टोनिक मूवमेंट, फॉल्टिंग और सेडिमेंटेशन के कारण डेक्कन प्लेटू का निर्माण हुआ। ये डेक्कन प्लेटू 9/10 एरिया कवर करते हैं कोंकण रीजन के कंपैरिजन में। डेक्कन प्लेटू के वेस्टर्न पोर्शन की हाइट 600 मीटर अबव सी लेवल है, वहीं इसके ईस्टर्न बॉर्डर एरिया की हाइट अप्रोक्सीमेटली 300 मीटर्स अबव सी लेवल है। इस प्लेटू से जो मुख्य नदियां और उनकी ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। यही रिवर्स और हिल्स डेक्कन प्लेटू को सब रीजन्स में डिवाइड करते हैं। इनमें से कुछ मेजर सब रीजन्स हैं तापी पूर्णा वैली, वर्धा वैनगंगा वैली, गोदावरी वैली और कृष्णा वैली। महाराष्ट्र के फाइनल रिलीफ फीचर यानी कोंकण रीजन की बात करें तो ये रीजन एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है। ये महाराष्ट्र की कोस्टल लाइन के पैरेलल स्ट्रेच करता है। नॉर्थ में ये दमन दीव से साउथ में तेरेखोल क्रीक तक जाती है। ये रीजन अरेबियन सी और सह्याद्री माउंटेन के बीच सैंडविच्ड है और इसकी विड्थ 45 to 90 किलोमीटर है, जबकि इसकी हाइट 720 मीटर है। यहाँ हर साल एवरेज 2600 mm रेनफॉल देखने को मिलती है। अगर हम नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में कोंकण में मौजूद इंपॉर्टेंट क्रीक्स को देखें तो हमें वैतरणा, थाने, धमतर, दभोल, राजापुरी, विजयदुर्ग और तेरेखोल जैसे नाम देखने को मिलते हैं। साथ ही कोंकण में पालघर, थाने, ग्रेटर मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जैसे कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं। विड्थ वेरिएशन में देखा जाए तो कोंकण रीजन जो रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के सदर्न डायरेक्शन में लाई करता है वो सिर्फ 20 to 40 किलोमीटर वाइड है, जबकि थाने और पालघर के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स विड्थ में रिलेटिवली अराउंड 80 to 100 किलोमीटर वाइडर है। इस रीजन की रिलीफ न्यूमरस स्कैटर्ड लो हिल से डोमिनेटेड है। कोंकण रीजन अपने सीनिक ब्यूटी के साथ साथ हाई बायोडाइवर्सिटी और कोंकण रेलवे के लिए एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। क्योंकि महाराष्ट्र पेनिनसुलर प्लेटू का हिस्सा है, इसीलिए ये हिमालयाज और नॉर्दर्न प्लेन से रिलेटिवली स्टेबल है। स्टेबल टोपोग्राफी की वजह से भले ही महाराष्ट्र के रिलीफ फीचर्स पर रिवर या रिवर सिस्टम का इतना इम्पैक्ट ना पड़ता हो, पर फिर भी ये रिवर सिस्टम किसी भी स्टेट की तरह महाराष्ट्र की लाइफलाइन है। दोस्तों, महाराष्ट्र की नदियां ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से लेकर वेस्ट में अरेबियन सी तक ड्रेन होती हैं। एक तरफ जहां नर्मदा महाराष्ट्र की नॉर्थ बाउंड्री के अलॉन्ग फ्लो करती है, वहीं दूसरी तरफ कृष्णा, भीमा, गोदावरी और वर्धा वैनगंगा ईस्ट और साउथ ईस्ट फ्लो करती हैं। हालांकि तापी और उसकी ट्रिब्यूटरी पूर्णा यहाँ एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये रिवर रिफ्ट वैली के थ्रू वेस्ट में अरेबियन सी में ड्रेन होती है। ये सभी नदियां महाराष्ट्र की लाइफलाइन है। महाराष्ट्र के रिवर सिस्टम को ब्रॉडली 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है: कोंकण रिवर्स, कृष्णा भीमा सिस्टम, गोदावरी सिस्टम, ताप्ती पूर्णा सिस्टम और वर्धा सिस्टम। कोंकण रिवर्स यूं तो लेंथ में छोटी होती हैं, पर इनका सिग्निफिकेंस बहुत हाई है। रिवर अराउंड 44.54% ऑफ द यील्ड और महाराष्ट्र की वाटर डिपेंडेबिलिटी को 75% तक पूरा करती हैं। कोंकण रिवर्स में पाए जाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं: दमनगंगा, सूर्या, वैतरणा, उल्हास, सावित्री, कुंडालिका, पाताल गंगा, शास्त्री और तेरेखोल। सारी कोंकण रिवर्स अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं। कृष्णा भीमा रिवर सिस्टम में जहां कृष्णा में रिवर है, वहीं भीमा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा और मूसी इस सिस्टम की प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज हैं। कृष्णा रिवर का ओरिजिन जोर विलेज से होता है, जो कि महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में है। ये रिवर की बेसिन वैसे तो 4 स्टेट्स कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र कवर करती है, पर महाराष्ट्र में इसका 69,425 स्क्वायर किलोमीटर बेसिन एरिया है। महाराष्ट्र में कृष्णा रिवर सतारा, सांगली और कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। गोदावरी रिवर सिस्टम में गोदावरी रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज इंक्लूडेड हैं। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, गोदावरी रिवर भारत की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। गोदावरी रिवर भारत की 2nd लार्जेस्ट रिवर है और इसका ओरिजिन है त्र्यंबकेश्वर, जो कि महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में है। गोदावरी वैली में माना जाता है कि महाराष्ट्र की पहली अर्बन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। रिलीजियस और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की वजह से गोदावरी को महाराष्ट्र और साउथ की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, इंद्रावती, वैनगंगा, वर्धा, पेंच, कन्हान, कोलाब और पैनगंगा। ये तो गोदावरी रिवर कई स्टेट से होकर गुजरती है, जैसे कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, पुडुचेरी, पर महाराष्ट्र में गोदावरी का लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया फॉल करता है। तापी पूर्णा सिस्टम की बात करें तो इसमें तापी रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे कि पूर्णा, गिरना, पंजरा, वघूर, बोरी और अनेर हैं।
तापी रिवर मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट होती हैं। ये नर्मदा और माही के बाद भारत की सिर्फ तीसरी रिवर है जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। महाराष्ट्र में तापी रिवर अमरावती, अकोला, बुल्धाना, वाशिम, जलगांव, धुले, नंदुरबार, मालेगांव और नासिक डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। इस क्षेत्र में ब्लैक सॉइल पाई जाती है और ये रीजन कॉटन की खेती के लिए प्रसिद्ध है। वर्धा रिवर सिस्टम में सिर्फ वर्धा रिवर है जो कि खुद गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। वर्धा वैनगंगा वैली में ग्रेनाइट और जेनीस रॉक्स पाए जाते हैं। तुमसर से वैनगंगा गोदावरी संगम तक की अधिकांश भूमि खेतों, आर्टिफिशियल लेक और ग्रीन पैडी फील्ड से भरी है। इन रिवर्स या रिवर सिस्टम के अलावा भी महाराष्ट्र में बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जैसे कि प्रवरा, पूर्णा, मंजीरा और पेनगंगा। इन रिवर्स का फ्लो मेनली डिपेंड करता है रेनफॉल पर, इसलिए इन्हें सीजनल भी बोला जाता है। इसका मतलब क्लाइमेट एक इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है इन रिवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए। दोस्तों महाराष्ट्र में डिस्टिंक्टिवली 4 सीजन देखे जाते हैं। ये है समर, मॉनसून, विंटर और स्प्रिंग। समर सीजन महाराष्ट्र में मार्च में स्टार्ट और मई में एंड होता है। इस समय टेम्परेचर 22 से 39 डिग्री सेल्सियस रहता है। कोस्टल सिटीज जैसे कि मुंबई में हाई ह्यूमिडिटी देखी जाती है, जबकि नागपुर जैसी सिटीज में कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट मतलब हाई डे नाइट टेम्परेचर डिफरेंस देखा जाता है। मॉनसून एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि महाराष्ट्र में विदर्भा और मराठवाड़ा रीजन में ये फार्मर्स की वाटर डिमांड को पूरा करता है। मॉनसून सीजन की शुरुआत जून में होती है और हमें सितंबर में मॉनसून रिट्रीट देखने को मिलती है। रेनफॉल महाराष्ट्र में काफी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जहां कोस्टल स्ट्रिप में रेनफॉल अराउंड 3000 mm देखी जाती है, वहीं रेन शैडो रीजन्स जैसे कि धुले, सतारा, सोलापुर, अहिल्यानगर और कोल्हापुर में 500 to 700 mm रेनफॉल देखी जाती है। इस डिस्पैरिटी का मेन रीजन है वेस्टर्न घाट्स जो इंश्योर करती हैं कि कोंकण रीजन जो विंडवार्ड रीजन है वहाँ एक्सटेंसिव रेनफॉल हो और ईस्ट महाराष्ट्र में कम रेनफॉल हो। विंटर सीजन की शुरुआत हमें नवंबर महीने में देखने को मिलती है, जबकि फरवरी आते आते सीजन खत्म हो जाता है। एवरेज टेम्परेचर इस टाइम 12 to 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। यूजुअली पूरे स्टेट में कूल और ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलता है, पर ईस्टर्न महाराष्ट्र में इस समय थोड़ी बारिश देखने को मिलती है। स्प्रिंग सीजन का वैसे तो कोई डिस्टिंक्ट पीरियड नहीं है, पर ये यूजुअली जनवरी से मार्च के बीच के पीरियड को रिफर किया जाता है। ये टाइम परफेक्ट माना जाता है हिल स्टेशंस जैसे कि लोनावला और खंडाला घूमने के लिए। महाराष्ट्र की क्लाइमेट की बात करते समय हमें मॉनसून और उससे एसोसिएटेड रेन शैडो रीजन के फिनोमिनन के बारे में बात जरूर करनी चाहिए। दोस्तों रेन शैडो रीजन उस ड्राई एरिया को बुलाया जाता है जो माउंटेन के लीवार्ड साइड में पड़ता है। यहाँ माउंटेन ब्लॉक की वजह से ड्राइनेस की शैडो सी पड़ जाती है। अगर इंडियन मॉनसून को देखें तो ये मॉइस्चर कंटेनिंग साउथ वेस्ट स्ट्रेट विंड्स होती हैं जो रेन बेरिंग क्लाउड्स को इंडियन सबकॉन्टिनेंट में लाती हैं। यही विंड्स अपने रास्ते में रेनफॉल करवाती चलती हैं, पर जब इसका सामना वेस्टर्न घाट्स की ऊंची पहाड़ियों से होता है तो ये अपना मेजॉरिटी मॉइस्चर माउंटेन के विंडवर्ड साइड में ही छोड़ देती हैं। इस वजह से महाराष्ट्र के पूरे ईस्टर्न रीजन में और मेनली विदर्भा और मराठवाड़ा में हमें ज्यादा रेनफॉल नहीं देखने को मिलती, जिसकी वजह से इस रीजन में काफी क्लाइमेट इंड्यूस्ड सोशियो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस देखा जाता है। दोस्तों महाराष्ट्र में मेजरली 4 तरह की सॉइल्स पाई जाती हैं: एलुवियल सॉइल, लैटराइट सॉइल, रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल। इनका अगर फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो ब्लैक कॉटन और रेगुलर सॉइल, लेटराइट, कोस्टल सैंडी और एलुवियल सॉइल, रेड येलोइश ब्राउन सॉइल, कोर्स सॉइल, ब्राउन ग्रे सॉइल और सेलीन मार्शी सॉइल में क्लासिफाई किया जाता है। ब्लैक कॉटन और रेगुलर सॉइल हमें गोदावरी, कृष्णा और भीमा रिवर वैलीज में देखने को मिलती है। डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो ये सॉइल जलगांव, अमरावती, वर्धा और गोंडिया डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं। ह्यूमस ज्यादा होने की वजह से ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए सूटेबल होती हैं। लेटराइट सॉइल हाई एलिवेशन में पाई जाने वाली सॉइल है। ये मिट्टी महाबलेश्वर, भीमाशंकर और माथेरान पर पाई जाती है। कोस्टल सैंडी और एलुवियल सॉइल हमें कोंकण रीजन में देखने को मिलती है। ये सॉइल स्टेपल क्रॉप जैसे कि राइस और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए बेस्ट मानी जाती हैं। कोंकण रिवर्स द्वारा एल्यूमिनियम डिपॉजिट्स कोस्टल रीजन्स में डिपॉजिट किए जाते हैं, इसलिए इन्हें कोस्टल सैंडी सॉइल भी कहा जाता है। रेड येलोइश ब्राउन सॉइल का फॉर्मेशन ग्रेनाइट गनीस रॉक के डिसइंटीग्रेशन से होता है। ये ज्यादातर स्टोनी और स्टेराइल होते हैं। महाराष्ट्र में हमें ये सॉइल वर्धा वैनगंगा बेसिन और पालघर, ठाणे, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलती है। कोर्स सॉइल महाराष्ट्र में अजंता प्लेटू, बालाघाट और महादेव रेंजेस में मिलते हैं। ये सॉइल एसिडिक होती है नेचर में और इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी कम होती है। ब्राउन ग्रे सॉइल हमें वर्धा वैनगंगा बेसिन में मिलती है। इस सॉइल में
आयरन और पोटैश की कमी होती है, जबकि कार्बोनेट एक्सेस में मिलता है। इस सॉइल में मिलेट्स कल्टीवेशन सूटेबल होता है। सैलाइन मार्शी सॉइल, ये सॉइल अल्कलाइन होती है और ये हमें महाराष्ट्र के क्रीक्स और कोस्टल रीजन में मिलती है। इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होने के बावजूद महाराष्ट्र आज काफी सॉइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। इसमें डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन की वजह से टॉप सॉइल कवर का रिमूवल, ओवर कल्टीवेशन, ओवर ग्रेजिंग, केमिकल फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज, सैलिनाइजेशन या अल्कलाइजेशन ऑफ सॉइल्स इत्यादि प्रमुख कारण हैं। ये सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं महाराष्ट्र में डिफरेंट तरह की वेजिटेशन के सस्टेनेंस की। हमें महाराष्ट्र में मेजरली 7 टाइप्स के वेजिटेशन देखने को मिलते हैं। इनमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, टेम्परेट एवरग्रीन, ड्राई डेसिडियस, थॉर्न, मॉइस्ट डेसिडियस या ट्रॉपिकल मॉनसून और मैंग्रोव शामिल हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें महाराष्ट्र में ऐसे रीजन्स में देखने को मिलते हैं जहां रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। ये रीजन है सह्याद्री और इसका पूरा वेस्टर्न स्लोप और महाबलेश्वर। ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें ऐसे रीजन्स में देखने को मिलते हैं जहां रेनफॉल 160 to 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। महाराष्ट्र में हमें ये कोंकण रीजन में देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट और ह्यूमिड डेसिडियस फॉरेस्ट हमें ऐसे रीजन्स में देखने को मिलते हैं जहां रेनफॉल 120 to 160 सेंटीमीटर हो। क्योंकि इन रीजन में ग्रीनरी सिर्फ मॉनसून के 4 मंथ तक रहती है, इन्हें ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट बोला जाता है। ये फॉरेस्ट विदर्भा, महादेव रेंज और सतमाला रेंज में मिलती हैं। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें ऐसे रीजन्स में मिलते हैं जहां रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से कम होती है। ये रीजन पंचगनी और गावलगढ़ हिल्स में पाए जाते हैं। यहाँ हमें आम, जामुन, हिरदा इत्यादि पेड़ भी देखने को मिलते हैं। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हमें 80 to 120 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले रीजन्स में देखने को मिलते हैं। ये धूले वेस्टर्न घाट्स के लोअर सेक्शन इत्यादि में पाए जाते हैं। थॉर्नी फॉरेस्ट ये हमें 80 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल वाले रीजन में देखने को मिलते हैं और यहाँ आमतौर पर लंबी घास, बुशेस और बम्बू नीम जैसे पेड़ देखने को मिलते हैं। और फाइनली मैंग्रोव्स और स्वैम्प्स हमें टाइडल जोन्स में देखने को मिलते हैं। ये फॉरेस्ट हमें बॉर्डी, धानु और थाने क्रीक में मिलते हैं। दोस्तों हमने देखा कि कैसे एक हाईली डेवलप्ड स्टेट होने के साथ साथ महाराष्ट्र एक ज्योग्राफी रिच स्टेट भी है, जहां कोस्टल प्लेन्स लेकर हाई माउंटेन्स और रिच बायोडाइवर्सिटी मौजूद है, जो सब मिलकर महाराष्ट्र को एक समृद्ध राज्य बनाते हैं। अगले वीडियो में आप कौन से राज्य की ज्योग्राफी को समझना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।